बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, खान साहब का जो वसीम अकरम प्लस था वो माइनस हो गया। ये कैसे हुआ, इसकी मुकम्मल कहानी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया, अदालत पहुंचते हैं और फिर उनकी रिहाई का हुक्म सादिर कर दिया गया, लेकिन उसके फौरी बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और फिर पंजाब हुकूमत की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। वो क्या था, उसकी मुकम्मल कहानी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर दूसरी तरफ जरदारी साहब कौन सी डील लेना चाहते हैं परवेज़ इलाही साहब से, ये माजरा क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर शाह महमूद कुरैशी के लिए 72 घंटे क्यों अहम है। और इंतहाई अहम खबर आपको प्रोग्राम के शुरू में हम दे दें कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने असद कैसर को देखा और साथ उनके परवेज़ खटक साहब बैठे हुए थे, जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अभी भी ये बात अबहम का शिकार है कि क्या उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद बाकायदा कहा, ऐलान किया या नहीं किया, और फिर असद कैसर साहब का जो स्टेटस है वो क्या है। व्यूअर्स, खबर ये है कि परवेज़ खटक साहब से कुछ लोग राब्ते में हैं इस वक्त और उन्होंने मुराद सईद की गिरफ्तारी के हवाले से कुछ शवाहिद जो हैं, मेरे ज़राए के मुताबिक कुछ इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से दी गई है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन हासिल की गई है उसके आपने फौरी बात देखा होगा कि एक टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई और वो टास्क फोर्स जो है बाकायदा उन ठिकानों पर छापा मारेगी जहां पर मुराद सईद साहब जो हैं वो मौजूद हैं। और फिर अगर ये कहा जाए कि परवेज़ खटक की मुखबरियाँ हैं, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, तो ये गलत नहीं है, लेकिन उनकी इस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर जो सर्च पार्टीज़ हैं, छापा मार हैं, वो उन ठिकानों के ऊपर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आता है ना, तो आपको मालूम होता है कि अगले इसके अल्फाज क्या होंगे। 9 मई के वाक़े का एक स्क्रिप्ट वो पढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 9 मई में जो कुछ हुआ वो दुरुस्त हुआ। इंतहाई गलत इक़दाम था जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, कानून को अपने हाथ में लिया। इस तरह आपने ना सिर्फ पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पे लगा दिया और इदारों पर हमला हुआ, जो कुछ भी हुआ इससे पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया। लोग इसे समझते नहीं हैं। लेकिन व्यूअर्स, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर अब एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसके ऊपर बहुत सारा मान होगा खान साहब को, क्योंकि खान साहब ने इस शख्स के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों से जो है वो एक बाकायदा मत्था लगाया। इसमें मुझे कहने में कोई आर नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज बार बार कहती रही, जनरल बाजवा कहते रहे कि आप उस्मान बुज़दार को तब्दील करें, लेकिन वो तब्दील नहीं करते थे। फिर उस्मान बुज़दार की करप्शन के हवाले से बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो मंजरेआम पर भी आई। लोग कहते रहे कि ये पैसे लेते हैं और इसके ऊपर दोनों तरफ से जो है वो कोशिशें की गई कि कहीं पर कोई ना कोई बात जो है वो खान साहब मान लें और बात मानने के साथ साथ इस शख्सियत को जो है वो तब्दील कर दिया जाए। लेकिन ये एक अलग बात है, खान साहब ने वो बात नहीं मानी। आपको थोड़ा सा एहसास करना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब जब इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं तो चलो अगर उस्मान बुज़दार ने कर ली तो क्या उसमें हुआ। उस्मान बुज़दार को खान साहब ने वो मकाम दिया जो शाह महमूद कुरैशी को नहीं मिला। खान साहब ने उस्मान बुज़दार को वो मकाम दिया जो जहांगीर तरीन को नहीं मिल सका, अलीम खान को नहीं मिल सका, जो जाहिर सी बात है अपने अपने एजेंडे के ऊपर थे। लेकिन आपने सबकी दुश्मनी कबूल कर ली और आपने ये जो ऐन से उस्मान साहब हैं इनको आपने तब्दील नहीं किया। आज इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहा, कोयटा में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पंजाब का सीएम था, गया कोयटा और कोयटा जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि तयशुदा पाक फ़ौज 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ, पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगाया और फिर जो कुछ उनके साथ हुआ पूरी कौम के सामने है। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ना उस्मान बुज़दार की हुई है। देखें, ये पाकिस्तान में लोग सोशल मीडिया को जितना उसके ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं और जैसा ख़बरों को हर वक्त एब्जॉर्व करें ना, आप ख़ुद इसका एक तकाबली जायज़ा लगा लें। जब आपने कुछ ना कुछ किया होता है ना, उसकी बुनियाद के ऊपर आपके साथ कहीं ना कहीं आपके ख़िलाफ़ जो है ना कोई फ़ाइल खुल जाती है और जो ताकतें होती हैं ना वो भी आपको बेलगाम छोड़ देती है। अच्छा ठीक है, इसे करने दो, वक्त आने पर हम इसको इसी के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल करेंगे। इससे लोग कमज़ोर हो जाते हैं। जब आपने कुछ ना किया हो और आपके ख़िलाफ़ केसेस बन रहे हों,
और झूठे केसेस हों तो वो मालूम पड़ जाता है कि जनाब ये केसेस झूठे हैं। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब अब टूट चुके हैं, उस्मान बुज़दार साहब किसी को प्यारे हो गए और उस्मान बुज़दार साहब ने जो कुछ किया वो अब कौम के सामने है। व्यूअर्स, मैं आपको एक और भी इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन यहाँ पर देता चलूँ। पाकिस्तान में परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से ना एक इम्प्रेशन आपको ज़रूर मिला होगा, और वो कह रहे हैं कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं, हम खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। मुनस भी कह रहे हैं कि खान साहब जिंदाबाद, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स को कह रहे हैं कि डटे रहो, पता नहीं क्या क्या वो बातें कर रहे हैं। असल में कहानी इतनी सादा नहीं है। ये वो परवेज़ इलाही साहब है जिन्होंने हमेशा सियासत की है इक़्तिदार के लिए, यानी 12 सीट्स थी इनकी। इन्होंने कहा कि जनाब जब आप आएंगे ना हमारे पास तो हम देखेंगे, कुछ करेंगे। पहला इंटरव्यू अगर आपको याद हो जिसमें इन्होंने नैपियाँ तब्दील करने की बात की थी, और फिर ये बनी गाला चले गए। अब ये किस तरह धोखा दे रहे हैं पीटीआई के वर्कर को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। असल में जनाब जंग है पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी और दूसरी तरफ आपके परवेज़ इलाही साहब के। परवेज़ इलाही साहब का ख्याल ये था कि शायद पीटीआई उनके हवाले कर दी जाएगी और उसे इस्तेमाल करें, और इसके लिए वो बाकायदा टेलीफोन भी कर रहे हैं कुछ लोगों को, जवाब नहीं आया। अब ऐसा लगता ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने, जो सदर हैं पीटीआई के, वो ड्राइविंग पोजीशन में आना चाहते थे, और ड्राइविंग पोजीशन में आकर या तो वो पीटीआई को कंट्रोल कर लेंगे जिसके लिए सपोर्ट उनके पास मौजूद नहीं है, तो दूसरी तरफ उनके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं, क्या ऑप्शंस मौजूद हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनको किसी पार्टी में उतार दे। क्या आसिफ अली जरदारी साहब उन्हें कबूल करेंगे, ठीक है यार तुम वापस जो है चौधरी शुजात साहब के पास चले जाओ। क्या चौधरी शुजात साहब जो हैं उन्हें अपने घर के अंदर वेलकम करेंगे? नहीं करेंगे। हो ये रहा है कि जो कुछ गिरफ्तारी और जो कुछ इनके साथ हुआ है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद पर नहीं हुआ। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने किस तरफ जाना है और इनको दीवार के साथ कितना का लगाया जाए कि इनसे मर्जी के फैसले करवाए जा सकें। आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना वो बड़ी जहानत के साथ ये खेल खेल रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है इसलिए कि कल को पंजाब में परवेज़ इलाही साहब और इनकी जो सपोर्ट है, इनका जो असर रसूख है, उसे इस्तेमाल किया जा सके अपने लिए। और ये पीटीआई पे भी एहसान चढ़ा रहे हैं कि जनाब देखें हम डटे खड़े हैं। पीटीआई का वर्कर इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है कि आप उसे कहें कि डटे रहो और वो परवेज़ इलाही की आवाज़ पर लबैक कहेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जो है वो खेल खेला जा रहा है। जो कुछ उन्होंने किया ये खुद जो है वो भुगतेंगे। मैं आपके सामने एक ट्वीट अब से कुछ ही देर पहले जो है वो किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, और इस ट्वीट में कुछ रेफरेंसेस भी दिए गए हैं। ये गुलाम मुर्तज़ा विर्क हैं जिन्होंने ये फ़ैसला जो है वो सुनाया, और गुलाम मुर्तज़ा विर्क के हवाले से क्या बातें हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जुडिशियल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क who discharged चौधरी परवेज़ इलाही today in a mega corruption case seems politically affiliated with PTI and playing dirty. He is sitting on a very sensitive post and dealing with important cases related to FIE and anti-corruption. His tilt towards PTI is clearly reflected from his hasty verdict and his social media pages. His social media profile clearly shows his activities and inclination towards the Pakistan Tehreek-e-Insaf. A judge holding such position slots should not pursue his personal agenda. अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा, गुलाम मुर्तज़ा विर्क की कुछ जो एक ट्विटर के ऊपर जो तस्वीरें हैं वो शेयर की, और उसके साथ साथ उनकी ट्वीट्स को भी शेयर किया गया है, जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्वीट्स थी जो उनको सपोर्ट करती हैं उनका हवाला दिया गया है। फिर शहबाज गिल ने हमने इमरान खान को नाम निकलवाया है। अब ये भी वो ट्वीट्स वो कर रहे हैं। फिर कप्तान ने अपने पहले अमरीकी दौरे पर उन्हें बता दिया था कि हम दोस्ती करेंगे लेकिन ग़ुलामी नहीं करेंगे, ये भी वो उसका जिक्र कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान प्रेजेंटर और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत है इसकी भी ट्वीट्स जो हैं इनके नाम से निकाली गई। यानी ये साबित ये किया जा रहा है कि जनाब ये पीटीआई का कोई कारदा जुडिशल मजिस्ट्रेट है और वो बाकायदा इसके ऊपर जो है वो काम कर रहा है। तो ये इस वक्त की एक सिचुएशन है जो बनी हुई है, इनकी गिरफ्तारी और फिर छोड़ दिया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, परवेज़ इलाही साहब जो है ना वो कोशिश में हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को फ़ोन करके वो एक सपोर्ट चाहते हैं, फिर वो ग्रीन सिग्नल के इंतज़ार में कि दसो असी हुन करना की है।
आपको याद होगा कि मुनिस ने भी एक स्टेटमेंट जारी की थी कि जिन्हें हम ये कहते हैं ना कि हम उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं चलते, तो फिर अब उनसे पूछ लिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। तो अब वो ग्रीन सिग्नल आया नहीं है। कब आएगा? जब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो कहेंगे और ये ग्रीन सिग्नल जो है उन्हें मिल जाएगा। अभी साहब को बताते चलूँ, एक और भी खबर इंतहाई अहमियत की हामिल है। शाह महमूद कुरैशी साहब को बिला आखिर 72 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि उन्हें वकील से मिलने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। और बात ये कही जा रही है कि जनाब उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इंतहाई अहमियत की हामिल होगी। देखना ये कि वो करते कब हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरी बात आज की याद रखिएगा, वो पहले सियासतदान होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो कौमी डायलॉग शुरू करने की बात करेंगे, जिससे पाकिस्तान में नए सियासी सेटअप का नक्शा वाज़े हो जाएगा। और ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये खबर आपको दे रहा हूँ, क्योंकि बाज़ लोग अभी भी पूछते हैं ना कि यार ये शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों नहीं टूटे। पहले उन्होंने करना क्या है, ये स्ट्रेटजी इस तरह है कि पहले तहरीक इंसाफ के नीचे के लोगों को तोड़ा जाए, MPs MNAs जो आपने एक पूरी लिस्ट देखी, उसके बाद बड़ी बड़ी शख्सियात की तरफ आया जाए, और फिर जब मामलात हाथ से मुकम्मल तौर पर हाथ में इनके कंट्रोल में आ जाएंगे ना, तो फिर ये शाह महमूद कुरैशी साहब को कहेंगे कि देखें, और उनके पास एक जवाब भी मौजूद होगा कि सब लोग चले गए, तो अब मुझे आप अगर बात कर रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि मैं कौमी डायलॉग की बात करूं। अगर शाह महमूद कुरैशी को पहले तोड़ लिया जाता या किसी और लीडर को पहले तोड़ लिया जाता, तो शायद बाकी लोगों को के पास क्रिटिसिज्म का जवाब बाकी रहना था, और फिर वो एक स्पेस क्रिएट हो जानी थी, जो अब शायद स्पेस मुझे कम से कम क्रिएट होती हुई नज़र नहीं आ रही। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल है, और ये वीडियो है जस्टिस काजी फैज़ ईसा और उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक बात है। कल हमने इसी प्लेटफॉर्म पे कहा था कि एक लड़ाई जो है वो वाज़े नज़र आई और तासुर भी ये मिल रहा था, लेकिन शायद जो उनके साथ लेफ्ट राइट लोग मौजूद हैं उन्होंने कहा होगा कि सर आपके बारे में तो बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमने भी वो बात की और हमने जो हमें तासुर मिला उस तासुर की बुनियाद पे बात की। लेकिन अच्छी बात है कि अगर इन्होंने मिलकर कोई प्लांटेशन की है और उनकी तस्वीर जो है उसकी वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन एक तासुर ज़रूर था कि दोनों नाराज़ हैं और वाकई नाराज़ हैं। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद यकीनन इस तासुर को जो है वो ज़ायल किया गया, और होना भी इसी तरह चाहिए था। काश अगर इस मुल्क के अंदर कुलभूषण यादव के लिए कोशिशें हो सकती हैं, दूसरी तरफ से अगर हम एक ऐसे पायलट को जो भारत का पायलट था उसे हम छोड़ सकते हैं, उसके लिए बात हो सकती है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हुकूमत वक्त को हर तरह के मुज़ाकरात जो है करने चाहिए। और ये जो पॉलिसी है ना कि किसी से कोई हाथ ना मिलाए और किसी से को बात ना की जाए, इससे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। 27 साल की खान साहब आपकी मेहनत जो है वो ज़मीन बोस हो गई। लेकिन एक बात आपको याद रखनी चाहिए जो मुझे नज़र आई, और मैं जब लोगों से, नून लीग के लोगों से बात करता हूँ ना, तो वो एक बात ज़रूर क्रेडिट देते हैं कि यार उस वोट बैंक को किस तरह माइनस करेंगे। आपने सियासतदानों को तो माइनस कर दिया, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये नून लीग के लोगों के अल्फाज है। और एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की मौजूद है जो खान साहब को लाइक करती है, जो खान साहब को फॉलो करती है, और उसका तोड़ क्या कहाँ से निकलेगा। वोटर जब वोट डालने जाएगा और जो बच्चे बच्चियाँ जिनको गिरफ़्तार किया गया, जिन पे झूठे मुकदमात हैं, कईयों पर सच्चे मुकदमात हैं, कई वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनको भी पकड़ लिया गया, तो मेरा ख्याल है कि अभी सिलसिला जो है वो बंद होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक बड़ी गेम जो है आलमी दुनिया पाकिस्तान के हवाले से खेल रही है, और उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। अगर हमने होश के नाखून ना लिए ना, तो पूरा मगरिब एक तरफ होगा, पाकिस्तान एक तरफ होगा, और हम जो है वो चाइना की तरफ जो है थोड़ा थोड़ा अपना जो असर रसूख है उसको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके साथ चले जाएं। लेकिन ये इंटरनेशनली शायद इतना आसान नहीं होगा, तो खुदा के लिए होश के नाखून लें। इस हुकूमत के पास कैपेसिटी नहीं है, 4-4, 5-5 हुकूमतें आप कर चुके, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। इमरान खान तो चलें पहली हुकूमत थी ना, आप खुद ही कहते हैं कि उनको तजर्बा नहीं था, खान साहब खुद भी कहते हैं, लेकिन आपके पास तो तजर्बा था ना। जो डार्क इकोनॉमिक्स है, क्या बना उस डार्क इकोनॉमिक्स का? आज इतने तजर्बे के बावजूद हम एक IMF से डील जो है वो लेने में कामयाब नहीं हो रहे। इसकी बुनियादी वजह क्या है, कभी किसी ने सोचा? इसकी बुनियादी वजह जनाब इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं और पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है
ये एक बुनियादी सवाल है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि कुछ हमाद अज़हर साहब ने भी स्टेटमेंट्स जारी की हैं, और ऐसे मौके पर जब हर वो शख्स जो टीवी पर एक इंटरव्यू दे देता है ना, या यूट्यूब पे किसी भी दोस्त के अगर व्यूज़ ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो वो लाइमलाइट में आ जाता है, उसके खिलाफ केसेस खोलने शुरू कर दिए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमाद अज़हर साहब का भी एक इंटरव्यू आया और आप देखेंगे कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि सिर्फ हकीकी फ़ैसला साज़ों से मुज़ाकरात की पेशकश की है। हम कठपुतलियों से मुज़ाकरात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। वैसे गल भी तो ठीक ही है ना। अगर कोई शहबाज शरीफ को समझे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी होगी। और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त ड्राइविंग सीट पे नहीं हैं, कुछ और लोग ड्राइविंग सीट पर हैं, और उन्हें जो कहा जाता है वो बखूबी जो है वो अपना किरदार निभा रहे हैं। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।